और वह दरवाज़ा खोलते ही थोड़ी देर बाद बंद कर देती थी। मेरी चाची से बहुत सी औरतें पूजा करवाने के लिए आती थीं। हमारे गांव का माहौल बहुत ही अजीब-सा था। हमें ऐसी जगह पर रह रहे थे जहाँ पे सिर्फ मर्दों की मर्ज़ी ही चलती थी और वह औरतें पर जुल्म करते थे। इसीलिए हमारे गांव की औरतें मेरी चाची से पूजा करवाने और हवन करवाने आती थीं, ताकि उनके पति सीधे रास्ते पर चल सकें। जब मैं उन औरतों को देखती तो मैं सोचती कि पता नहीं शादी के बाद मेरे साथ कैसा बर्ताव होगा। हालांकि मैं एक बहुत ही शरीफ और नेक औरत की बेटी थी, लेकिन अभी तक मेरा कोई रिश्ता नहीं आया था। शायद इस वजह से कि मेरी उम्र भी अब 28 साल की हो गई थी और मेरा रंग भी सांवला था। कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, और अगर कोई शादी के लिए हामी भर भी देता था, तो मेरी चाची उसको इनकार कर देती। मुझे अपनी चाची की मना करने की वजह मुझे समझ में नहीं आती थी, जबकि मेरी चाची ने पिछले हफ्ते ही सबको ये बताया था कि शादी वाले कमरे में जो भी लड़की जाएगी उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, और मेरी चाची के कहे अनुसार ऐसा ही हुआ। पिछली बार मेरी पड़ोस और दोस्त पूजा जब इस कमरे में गई तो उसके अगले दिन पूजा की शादी हो गई, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि पूजा कहाँ गई। पूजा के बारे में सब लड़कियां एक दूसरे से पूछती, मगर उसने किसी से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था कि उसकी शादी कहाँ हो रही है। फिर एक दिन सब लड़कियों को पता चला कि पूजा की शादी हो गई है। सब लड़कियां पूछती रह गईं, पूजा की शादी किससे हुई है, मगर किसी को दूल्हे के बारे में कुछ नहीं पता था। पूजा अगले ही दिन गांव से दूर चली गई और हम सब उसे देखते रह गए। पूजा की किस्मत पर हमारे गांव की सभी लड़कियां रेस्ट कर रही थीं कि हमारे गांव का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। यहाँ से निकलना तो किसी नरक से कम नहीं था। हमारे यहाँ पर मर्दों का राज चलता था और हम लोग बोलने की इजाज़त भी नहीं थी। इसी वजह से यहाँ की ज़िंदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी, और मेरी उम्र भी अब 28 साल की हो चुकी थी। अभी तक मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था। तभी मेरी एक सहेली नेहा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझे अच्छे से जानती थी, लेकिन मेरा मजाक और गुलामी में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन सब दोस्तों के सामने हंसकर बोली, तेरी चाची ने तो शादी वाला कमरा खोल रखा है, जहाँ पर जाते ही लड़कियों की शादी हो जाती है। तो फिर वह तुझे क्यों इस शादी वाले कमरे में नहीं भेजती, ताकि कोई तुझसे भी शादी कर ले और तू भी इस गांव से दूर चली जाए। नेहा की बात मुझे बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन मैं ये भी सोचती थी, अगर चाची चाहें तो मुझे भी इस कमरे में भेज सकती हैं, ताकि मेरी भी शादी जल्दी हो जाए और मैं इस गांव से बाहर चली जाऊं। लेकिन जब मैं अपनी चाची से इस बारे में बात करती तो वह भड़क जाती। ऐसा लगता जैसे मैं उनसे कोई गलत बात कर रही हूँ। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची तुम मुझे कमरे में क्यों नहीं भेजती, शायद मेरी भी शादी हो जाए और मैं भी इस गांव से घुटन भरी जिंदगी से दूर चली जाऊं। मैं अपनी दोस्त नेहा की कही बात ही अपनी नेहा से कही थी। चाची ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझसे कहने लगी कि खबरदार, अगर आज के बाद तूने ये बात कही, आज के बाद मैं तेरे मुंह से ये बात नहीं सुनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची की बात सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। रंग सांवला था और मेरी उम्र 28 साल की हो चुकी थी। अब मुझसे भला कौन शादी करता, जबकि मेरी चाची को पूरे गांव की लड़कियों की शादी की फिक्र थी, लेकिन उन्हें मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने अपनी चाची से कुछ नहीं कहा और हम उदास रहने लगे, मगर दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं कमरे में जरूर जाऊंगी, जहाँ जाने के बाद लड़कियों की शादी होती है। आज भी गुरुवार था और मेरे घर में बहुत शोर हो रहा था। औरतें और लड़कियां हमारे घर के बड़े हॉल में इकट्ठा थे। मेरे दादा एक कोने में बैठे हुए थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थी और मेरी चाची औरतों की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे दादा उठकर वहां से चले गए। चाची ने इशारे से नौकरानी को अपने पास बुलाया और उसे इशारा किया और उसे बताया कि पीछे वाले कमरे में ले जाओ। चाची के कहते ही वह नौकरानी उस लड़की को और उसकी माँ को शादी वाले कमरे में लेकर चली गई। जब दोनों शादी वाले कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी थी और उस लड़की का चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने किसी से ही बात नहीं की। मेरी चाची ने मना कर दिया होगा कि तुम उस कमरे से बाहर आने के बाद किसी से कोई बात नहीं करना, या फिर उसने खुद ही हमसे बात नहीं की। वह सब औरतों के बीच से निकलकर हमारे घर से चली गई और फिर वही हुआ जो मैंने कहा था। अगले 2 दिन बाद उसकी भी शादी हो गई, मगर इस बार भी हैरान की बात थी कि उस शादी का पूरे गांव में किसी को पता नहीं चला। पूजा के बाद ये दूसरी लड़की थी। शादी होने के बाद उसके दूल्हे को ना किसी ने देखा था, ना ही किसी ने सुना था। ये लड़की, जिसका नाम प्रीति था, शादी के बाद गांव से दूर चली गई और हम फिर से देखते ही रह गए।
अब तो पूरे गांव में ये बात मशहूर हो चुकी थी। दादा के घर में जो कमरा है, वहां जाते ही दूसरे दिन लड़कियों की शादी हो जाती है। फिर दूर दूर से लड़कियां मेरी चाची के पास आने लगी, लेकिन मैं हर किसी लड़की को उस कमरे में नहीं भेजती थी। हर औरत मेरी चाची के पास अपनी बेटी की फरियाद लेकर आती, और अगर कोई लड़की उनको अच्छी लगती तो वह उसे शादी वाले कमरे में भेज देती। मैंने भी अब इरादा कर लिया था, मैं अपने दोस्त की बात का जवाब देकर रहूंगी और उस कमरे में जाकर अपनी शादी के सपने को पूरा करूंगी। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अपनी चाची को धोखा देना पड़ता, उनको रास्ते से हटाना पड़ता, क्योंकि चाची ने मुझे सख्ती से इस कमरे में जाने से मना रखा था कि कुछ भी हो जाए तुम इस कमरे में तक नहीं जाओगी। मैंने भी चाची की हाँ में हाँ मिला दी थी और उनको ये महसूस करवाया था कि मैं इस कमरे में अब नहीं जाना चाहती। लेकिन असल बात ये थी कि मैं हर समय उस कमरे के आगे बैठी रहती थी और औरतों की पूजा पाठ कराती रहती। इस वजह से मैं उनकी नज़रों से छुप नहीं सकती थी। और फिर वह नौकरानी मेरी चाची की बहुत खास थी, उनकी हर बात मानती थी और उन्हें हर बात बताया करती थी, मेरी कोई बात नहीं सुनती थी। मुझे इन दोनों की नज़रों से छुपकर उस कमरे में जाना था, लेकिन ये बात मैं संध्या से नहीं छुपा सकी। संध्या मेरी बुआ की बेटी थी और मैं उसके साथ बचपन से खेलते हुए बड़ी हुई थी। मैंने उसे कमरे में जाने वाली बात बताई तो वह मुझसे कहने लगी कि तुम बहुत बड़ी पागल हो। अगर पर भरोसा है कि कमरे में जाने से तुम्हारी शादी हो सकती है, तो तुम्हें किसी और दिन कमरे में जाना चाहिए। तुम कौन सा इस घर में पराई हो, हर समय तो हम यहाँ रहते हैं। उस दिन इस कमरे में मत जाना जब भी शादी वाला कमरा खोला जाता है, बल्कि हम किसी और दिन कमरे में जाएंगे ताकि हमें सारी सच्चाई पता चल सके। सपना बिल्कुल ठीक कह रही थी। जब चाची के आसपास औरतें ही औरतें होती थी, मुझे इस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। तभी हमने गुरुवार की वजह शुक्रवार का दिन इस कमरे में जाने का सोचा। उस दिन मैंने और सपना ने बहुत ही मुश्किल से इस कमरे की चाबी चुराई। इस कमरे में एक बड़ा मोटा सा ताला पड़ा हुआ था, जो हर समय यहाँ लगाया जाता है, और किसी को भी इस कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। बड़ी मुश्किल से चाबी की ढूंढने के बाद जब हम इस कमरे में तक पहुंचे, हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमको कुछ नहीं पता था कि इस कमरे में क्या होगा, और लग रहा था कि अगर कमरे के अंदर कोई हुआ तो हम क्या करेंगे। मैंने कमरे का दरवाज़ा आराम से खोला। ये जानकर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि इस कमरे में एक मोटी सी दीवार की दूसरी तरफ मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि मैं दीवार की दूसरी तरफ जाकर कुछ देखती, मेरी चाची को मेरे कमरे में आने की खबर हो गई और वह भाग भाग कर इस कमरे तक आ गई और मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी। कहने लगी, तुम यहाँ पर यहाँ क्या कर रही हो? भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। जब तुम्हें मैंने मना किया कि इस कमरे में नहीं आना, तो क्या करने आई हो? तुम यहाँ से बाहर निकलो। अपनी चाची को इस हालत से चीखता हुआ देखकर मेरी और संध्या की तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हमने सोचा भी नहीं था कि चाची को इतनी जल्दी हमारे कारनामों का पता चल जाएगा। अपनी चाची के हाथों से बुरी तरीके से पीटने के बाद हम इस कमरे से बाहर आ गए, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, हम इस बात का कोई और हल निकालती हूँ। अब हम गुरुवार को ही शादी वाले कमरे में जाएंगे, ताकि हमें इस बात का पता चले जो हमसे छुपा रही हैं। उसकी बात मुझे ठीक लगी। मैंने भी शादी वाले कमरे में जाने का फैसला गुरुवार को ही कर लिया था। मैं भी 3 दिन में ये बात भूल गई और मुझे सख्ती से मना किया कि दोबारा इस कमरे में तक ना जाऊं। गुरुवार को संध्या मुझसे कहने लगी कि वह मेरे साथ जरूर देगी। उसने 2-3 औरतों को इशारा किया। अब ना जाने क्या भगदड़ मची। संध्या ने उनको क्या देखने के लिए बुला लिया और से एकदम बेचैन होकर दरवाजे के आगे से हट गई। और उन औरतों में मेरी चाची की नौकरानी भी थी, जो हर समय इस कमरे के बाहर खड़े होकर यहाँ पर पहरा देती थी। संध्या ने अपनी चाल कर दिखाकर उसे वहाँ से हटा दिया। उसी समय मेरी चाची की चुनी हुई एक लड़की और उसकी माँ शादी वाले कमरे से बाहर आ गई। उसी समय मौका पाकर एक कमरे के अंदर चली गई। जब मैं कमरे में गई तो इस दीवार को हटाना आसान था, क्योंकि ये लकड़ी के दरवाजे की बनी हुई थी। जैसे ही मैंने एक दरवाजा पलटकर आगे की तरफ किया और आईने की तरफ नजर डाली तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस कमरे में ये मंजर देखने को मिलेगा। मुझे दूसरी तरफ से भी हैरत का सामना करना पड़ा। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इतने में दादा को पता चल गया कि मैं कमरे में आ गई हूँ। उन्होंने मुझे घसीट कर बाहर निकाला, लेकिन अब उनकी आंखों में वह चमक और गुस्सा नहीं था जो मुझे यहाँ आने से पहले दिखाया जाता था। मेरी चाची की नजरें झुकी हुई थी। उनको भी मालूम पड़ गया था कि मैं कमरे तक पहुंच चुकी हूँ और सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। चाची तो जैसे आंखें बंद कर ली थी।
मगर मेरे सर पर जुनून सवार था। जिस बात के लिए इतना परेशान हुई, चाची ने मुझे इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं भनक पड़ने दी। मैंने अपना सिर पीट लिया और अपनी चाची से पूछने लगी कि बताओ तो सही, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन मैं तो खामोश थी। कुछ दिन मुझसे नाराज रही, मुझसे बात तक नहीं की, मगर उन्हें पता था कि उनकी गलती है। उन्हें को माफ़ी मांगनी पड़ी और मुझे सारी बात भी बतानी पड़ी, जिसके बाद मुझे अपने दादा से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई। और मैं, जो अपने दादा से इस कदर मोहब्बत करती थी, उन्हें दुनिया में एक इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझती थी। अब वह मुझे जानवर लगने लगे थे। मेरी चाची की कहानी कैसी थी? मेरी चाची कहने लगी कि मैं जानती हूँ तू मुझे ही गलत समझती है, लेकिन जब मैं यहाँ शादी करके आई थी, मेरे दिल में भी कभी ख्याल और ये गुमान नहीं आया था कि मुझे ऐसे कदम उठाना पड़ेगा। मैं एक ऐसे घराने से थी जहाँ पर लड़कियों को कमाई का जरिया समझा जाता था, मर्दों के सामने नाच गाने के लिए कहा जाता था। और जब वह अपने जीवन में सारी हदें पार करने के बाद अपने बाप भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेती, तो उन्हें ऐसे ही किसी आदमी के साथ शादी कर दी जाती, जो खुद भी आवारा होता और कभी भी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, ना ही उसे अपनी पत्नी का दर्जा देता। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अच्छे के साथ अच्छा ही करता है और उसे कभी जलील नहीं होने देता, बल्कि लोगों के सामने उनको इज्जत देता है। मैं भी दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे सारी मुश्किलों से बचाना और मुझे इस बीच दिलवा दे जो मेरा इंतज़ार कर रहा हो। जब मैं जवान हो गई तो मेरे चाचा-चाची ने मुझे उन्हें नज़रों से देखना शुरू कर दिया, जिस नज़रों से कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। मैं जानती थी कि अब मुझे भी इस घटिया काम में उतार दिया जाएगा, लेकिन मैं इन सब के लिए पहले से ही तैयार थी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और फिर वह समय भी आ गया जब मेरी उम्र 18 साल की हो गई। मेरी बोली लगाई गई। मैं उन आवारा और नशेड़ी आदमी की भीड़ में बैठी खुद को कोस रही थी। लेकिन फिर मेरी तो जैसे उस पल में किस्मत ही पलट गई थी। मुझे पता चला कि मेरी बोली लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वह मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे अपनाना चाहता है। और तुम जानती हो कि सबसे अच्छी बात क्या थी? सबसे अच्छी बात तो ये भी थी, खुद एक बहुत ही अच्छा आदमी था। और ना सिर्फ ये कि वह एक बहुत सीधा-साधा आदमी था, बल्कि बहुत ही अच्छे घराने का इकलौता लड़का था। वह मेरे बारे में सब कुछ जानता था और मुझे अपनाना चाहता था और मुझे इस घटिया और बेइज्जती की ज़िंदगी से निकालना चाहता था। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और ज़िंदगी भर उसे निभाने का वादा किया। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो, तो मैं उसे बता दूँ, क्योंकि वह मुझसे दोबारा कभी भी अपने घरवालों से मिलने नहीं लेकर आएगा और हमेशा-हमेशा के लिए मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाएगा। और फिर वह मुझे एक ऐसी अच्छी जगह पर ले आया जिसके बारे में कभी सपने में नहीं सोचा था। जैसे मेरी औरत तो इस जगह के काबिल भी नहीं थी। मेरे साथ उस समय एक छोटी बहन थी जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। मेरे पति मेरी बात का मान रखा था और वह मेरी बहन को मेरे साथ ही घर लेकर आ गया था। लेकिन यहाँ पर हमें इज्जत की नज़रों से नहीं देखा जाता था। मेरे पति को झूठ बोलने की आदत नहीं थी। उसने अपने घरवालों को सारी हकीकत बता दी। उसने बता दिया था कि मैं किस घर के ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा अतीत क्या है, मगर शायद वह ये नहीं जानते थे कि सबका फ़र्क हम पर और हमारी ज़िंदगी के ऊपर कितना पड़ेगा। जज्बातों में बैठकर उन्होंने अपने पिता को भी सारी सच्चाई बता दी थी। उनके पिता ने तो उन्हें माफ़ नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी कर ली है, तो उन्हें शादी की लाज रखते हुए मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन मेरे बहन पर पहले लगे हुए थे। मुझे यहाँ पर खुद साबित करने में 12 साल लग गए, लेकिन इन 12 सालों में मैंने फूँक-फूँक कर कदम रखा और कोई भी गलती नहीं की। मैंने सारे भगवानों के आगे माथा टेका और इस खानदान की रस्में-रिवाज़ों को ज़िंदा रखा। यहाँ तक कि समाज में मेरी जगह बन गई। जो मेरे साथ की थी औरतें मेरी इज़्ज़त करने लगीं, मेरी चरित्र की गवाही देने लगीं। लेकिन मेरे ससुर मुझे अभी भी नफ़रत करते थे। वे कहते थे कि खून का असर बाकी रहता है, खून की तासीर कभी भी ख़त्म नहीं होती है और ये हमेशा इंसान को उसका असल रूप दिखाई देती है। उन दिनों मेरी छोटी बहन भी जवान हो रही थी। उसे भी मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा था। मैंने भी उसे सख्ती से समझा दिया था कि अपनी बहन के घर का और उसकी इज्जत का ख्याल रखना। कभी भी इस घर का कोई ऐसी हरकत नहीं करना कि मुझे यहाँ भी दर-बदर होना पड़े। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है, वही होता है। मेरी बहन से ना जाने कैसी हरकत हो गई कि
एक दिन उसने एक लड़के से बात करते हुए देख लिया। बात बस फिर क्या था, मेरे ससुर को तो जैसे मौका ही मिल गया था। वे कहने लगे कि मैं कहता था ना कि इंसान का खून कभी नहीं बदलता, वह अपना असली रूप दिखाई देता है। तुम्हारी बहन ने आज अपनी नस्ल का सबूत दे ही दिया। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा रोई और मैंने अपनी बहन को मारा, कोसा और पीटा, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने बहन को इस घर से दूर कर दूं, वरना कुछ सालों बाद मेरे किसी कड़े फैसले के लिए तैयार रहना। मैंने सोचा था कि मेरे ससुर कुछ सालों बाद अपना दिल बदल लेंगे या फिर मैं उनके दिल में अपने लिए दोबारा से जगह बना लूंगी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैंने तो अपनी बहन को सुधार लिया, उनके लिए एक लड़का ढूंढकर उसकी शादी भी करा दी, मगर जब मेरे ससुर ने अपना फैसला सुनाया तो मेरी जान ही निकल गई और उनके फैसले के अनुसार मुझे अपनी औलाद को अपने ही घर में कैद करना था, क्योंकि वह मेरी नस्ल से होती। उनके साथ किसी को भी जोड़ने नहीं दिया जाता था। वह भी अपने आप जाहिर करते और इस खानदान के दांत को दुबा देते। हालांकि मेरे बेटे का बाप तो उनका बेटा ही था, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने बेटे को किसी से मिलने जुलने नहीं दूंगी और तुम्हें भी बाहर नहीं निकलने दो। तुम तो फिर भी किसी न किसी के साथ नहीं जाती थी, लेकिन तुम्हारे भाई हमेशा कैद में रहे, तो मुझे सवाल करती रह गई कि मैंने तुम्हारे भाइयों को घर से निकलने क्यों नहीं दिया। मगर मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। अपने ससुर को मैंने इस बात पर मनवा लिया था कि अगर मैं अपने बेटे की शादी करके उन्हें गांव से बाहर भेज दूं, तो वह मुझे माफ कर देंगे। उन्होंने मेरी बात मान ली। यह की और चरित्र को बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें मेरे बेटे के बारे में भी पता था कि वह कितने शरीफ और, लेकिन वह भी मेरे ससुर से डरती थी। लेकिन मैं एक एक करके अपने बेटे की शादी करना शुरू कर दी। ये सारा ढोंग मैंने इसलिए रचा था ताकि तुम्हारे भाइयों की शादी कर सकूं और वह अपनी मर्जी की लड़की देखकर उनसे शादी करके एक गांव से दूर चले जाएं, ताकि मेरी जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाए। मेरी बेटी, मैं तुम्हें वहां इसलिए नहीं जाने देती थी कि वहां तुम्हारे ही सगे भाई थे। अगर मैं तुम्हें वहां भेज देती, तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता और फिर अब तो तुम्हारे बाप भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। मैं अकेली क्या करती और कैसे सब मामलों को हल करती। बस अब आगे तुम खुद समझदार हो तो इस बात को भूल जाओ। माँ ने ये कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, मगर मेरे दिल में दादा की ऐसी नफरत पड़ने लगी जिसको मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल करने लगा कि उन्हें मार डालूं, जिन्होंने मेरे भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दी और मुजरिम के तरह यदि बनाकर रखा। लेकिन मैं अपनी माँ के कहने पर मजबूर थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। माँ का कोई बदला नहीं उतार सकती। फिर वह समय भी आ गया जब हम लोग को इस गांव से जाना था। मेरे पत्थर दिल दादा को उस समय भी हम पर कोई रहम नहीं आया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पोता पोती के सर पर हाथ भी नहीं रखा, हमें आशीर्वाद भी नहीं दिया। मुझे आज भी अपने दादा की वह खून भरी आंखें याद आती हैं। दिल में नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। जिन्होंने अपने बेटे के खातिर अपनी बहू को बर्दाश्त तो कर लिया, मगर अपने आने वाली नस्लों को अपने घमंड के खातिर अपना नाम नहीं दिया। भगवान ऐसे लोगों को सबको बचा कर ही रखे जिसके दिल में अपने ही पोता पोती के लिए हम ना हो। दोस्तों, मिस करती हूँ। आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।